Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today, I am going to teach you geography, second chapter. Today's topic is earthquake. Beta, earthquake. Yesterday, I taught you how the earthquake is occur. Okay. अर्थ जो है वो शेक करती है, क्यों करती है? ओके, अर्थक्वेक की बात करते हैं बेटा। अर्थक्वेक का जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक इज ओरिजिन, इट इज नोन एज फोकस। इसको अपन फोकस कहते हैं। अनदर नेम इज हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर इसका जो अनदर नेम है, हाइपोसेंटर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हाइपोसेंटर अर्थक्वेक आने की वजह से वेव्स चलती हैं। वेव्स गोज टू ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में जाती हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर में भी जाती हैं और अर्थ सरफेस के नीचे भी जाती हैं। ऐसा पॉइंट जो अर्थ सरफेस पे पास हो, सपोज कीजिए नियरेस्ट जो है, इसको कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर क्लियर है? फिर से समझ लो, अ प्लेस, अर्थक्वेक कहाँ ओरिजिन होगा? अर्थक्वेक अपीयर होगा एट द फोकस, मतलब कि ऐसे पॉइंट पे अर्थ के इंटीरियर पार्ट में हमारा अर्थक्वेक ओरिजिन होगा, जिसको फोकस पॉइंट, फोकस बोलते हैं, या इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और फिर यहाँ से रेडिएशन चलेंगे, सिस्मेसिक एक्टिविटी चलेंगी, सिस्मिक वेव चलेंगी। ये सिस्मिक वेव जब अर्थ सरफेस पे पहुंचती हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर, तो इसको अपन एपिसेंटर बोलते हैं। एपिसेंटर से ही हमारी जो है अर्थक्वेक, जो है अर्थक्वेक, अर्थ के नीचे वो कोई भी इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करता। जैसे ही ये यहाँ पे ऊपर पहुंचता है, इसके ऊपर करते हैं लिसन, तो ये सिस्मिक वेव चलती हैं। जब अर्थक्वेक आता है, जैसे आपने सुना होगा, एनिमल्स को पहले पता चल जाता है, कुछ ट्राइबल्स पीपल्स हैं उनको पहले पता चल जाता है। तो चलता कैसे? जब अर्थक्वेक ओरिजिन होता है तो यहां से वेव्स चलती हैं सरफेस की तरफ से। ठीक है, तो इनमें से इन वेव्स को अपन सरफेस वेव्स बोलेंगे, सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स, और इनको बॉडी वेव्स बोलेंगे। अच्छा सुनो, बॉडी वेव्स जो हैं ये इतना डिस्ट्रक्शंस नहीं करती हैं, ये सरफेस वेव्स ज्यादा करती हैं। बॉडी वेव्स जो हैं वो सीधे चलेंगी। एनिमल्स जो हैं इनको आसानी से पता लगा लेते हैं इन वेव्स के बारे में। बॉडी वेव्स, जैसे आपने सुना होगा 2004 में जो सुनामी आया था, सुनामी के आने की वजह से, अच्छा, जब ये सरफेस वेव जो पहले चलेंगी, बॉडी वेव क्या चलेंगी? पहले यहां से जो वेव्स चलेंगी इनको अपन बॉडी वेव्स बोलेंगे। ये बॉडी वेव्स अर्थ सरफेस तक पहुंचेंगी। अर्थ सरफेस पे पहुंचने के बाद में यस, ये जब बॉडी वेव्स जो हैं, जब ये सरफेस पे पहुंचेंगी और सरफेस पे मिलने वाली रॉक्स से या किसी दूसरे मटेरियल के साथ में जब इनका इंटरेक्शन होता है, तब ये सरफेस वेव्स कहलाती हैं। और यह जो सरफेस वेव्स हैं फिर ये हॉरिजेंटल चलेंगी। ये तो बॉडी वेव्स सारे डायरेक्शन में चलेंगी, तो यहाँ पे ओरिजिन हुआ तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, लेकिन अर्थ के नीचे जाने पर ये कोई नुकसान नहीं करेंगी। बस नुकसान कहाँ करेंगी? जब ये सरफेस पे पहुंचेंगी। फिर सरफेस पे जाने के बाद में, यहाँ पहुंचने के बाद में फिर ये इधर आएंगी और दोनों डायरेक्शंस की तरफ ये जाएंगे। फिर ये जाके वहां पे नुकसान जो है ये करती है। ठीक है, सरफेस वेव्स को भी अपन टू पार्ट्स में बांट देते हैं। पी वेव्स, इसको प्राइमरी वेव्स कहेंगे, सबसे पहले ये जाती है, फिर एस वेव जाती है सेकेंडरी, इसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। सेकेंड ये दूसरी बार आती है, इसलिए इसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। अच्छा, जब ये वेव्स चलेंगी तो जैसे ही इनको डेंसिटी ज्यादा मिलती है, डेंसिटी में ऐसा कोई मटेरियल आ जाता है, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे ये वेव्स चल रही हैं, बीच में कोई मटेरियल आ गया, ठीक है, और मटेरियल में बीच में गैप है, मतलब इनकी डेंसिटी कम है, तो ये वेव्स जो है कम इफेक्टिव होती हैं। लेकिन अगर ये मटेरियल सारा ही डेंसिटी जिसकी अच्छी है, तो इनकी जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो तेजी से बढ़ती जाएगी। ठीक है, यूं समझ लो जैसे पानी मोटर उठाती है, मोटर जो है आपकी पानी उठाती है, वो एक तो पानी टूट टूट कर उठाए तो पानी का प्रेशर नहीं बन पाता, और एक मोटर आपकी पानी उठाने वाला जो पंप होता है वो अच्छा पानी उठा रहा है तो प्रेशर अच्छा आगे जाता है।
तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही अर्थक्वेक जब आता है तो वेव जब चलती है, अगर मटेरियल डेंसर है, डेंसिटी मटेरियल की अच्छी है तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, और मटेरियल की डेंसिटी कम है तो उसकी वेलोसिटी है वो भी कम होती चली जाएगी। और वेव जब चलती हैं तो मटेरियल से टकराने के बाद में इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी चेंज होगी। समझ में आ गया? अब ये आपको मैंने फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझना। अर्थक्वेक में पहले जब ओरिजिन पॉइंट होता है इट इज नोन एज द फोकस, अनदर नेम इज द हाइपोसेंटर। जब ये वेव्स गोज टू ऑल डायरेक्शन, व्हेन दीज वेव्स reaches toward the earth surface, that particular point is known as epicenter. एपिसेंटर कहलाता है। ठीक है, अब ये सरफेस पे पहुंचने के बाद में ये वेव्स क्या है, हॉरिजेंटल चलती हैं, और जैसे जैसे मटेरियल आता जाता है इनकी जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो डिफरेंट होती चली जाती है। डेंसर मटेरियल में इनकी स्पीड बढ़ जाती है और लाइटर मटेरियल, लेस डेंसर मटेरियल में इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब जो ये सर्फ बॉडी वेव, अब जो वेव्स कहलाती है बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, अपन को टू पार्ट्स में बांट देते हैं। बॉडी वेव्स नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, अर्थ के नीचे से चलती रहती हैं। जब ये बॉडी वेव्स कोई नुकसान नहीं करती है, ध्यान रखना। जब ये बॉडी वेव सरफेस पे पहुंचती हैं और इनका इंटरेक्शन वहां पे होने वाले रॉक्स से, मटेरियल से होता है, तब ये सरफेस वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और सरफेस वेव्स जो है वो पी वेव्स और एस वेव्स में कहते हैं। पी वेव जो है वो प्राइमरी वेव्स कहते हैं, ये तेजी से सरफेस पे पहुंचती हैं लेकिन ये कोई नुकसान नहीं करती हैं। एस वेव, पी वेव्स का मतलब है प्राइमरी वेव जो सबसे पहले पहुंचती हैं। सेकेंडरी वेव जो होती हैं ये सेकेंड रेज होती है, वेव्स होती हैं, और ये ही जो अर्थ सरफेस पे डिस्ट्रैक्शन है वो ये ही करती हैं। कहीं ना कहीं साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इन बॉडी वेव्स और पी वेव्स के आने ये थोड़े समय पहले पहुंचती है और इनके बाद में सेकेंडरी वेव्स पहुंचती हैं, जिसकी वजह से जो अपने एनिमल्स वगैरह उनको कहीं अंदाजा लग जाता है तो वो अपने सेफर पोजीशंस पर चले जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब एक नेक्स्ट टॉपिक और है लेकिन वो आपको थोड़ा सा बाद में बताएंगे। अच्छा, जितना भी अर्थक्वेक है ये सभी अर्थक्वेक जो है लिथोस्फीयर में आते हैं, यानी कि अपनी जो क्रस्ट लेयर है उस क्रस्ट से, यानी सरफेस से डेप्थ पर 200 किलोमीटर तक ही आपके अर्थक्वेक आएंगे। उससे नीचे आपके अर्थक्वेक ना तो ओरिजिन होंगे ना ही वो इम्पैक्ट डालेंगे। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। ओके, क्वेश्चन आ सकता है वेयर डज अर्थक्वेक ओकर, तो आप कह सकते हैं लिथोस्फीयर। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ लेटर इन दिस चैप्टर। लेयर के बारे में बात करेंगे। इट इज सफिशिएंट टू नोट हियर द लिथोस्फीयर रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है ये 200 किलोमीटर ही हमारे अर्थ सरफेस से नीचे है। ठीक है, एज इंस्ट्रूमेंट कॉल सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड। अच्छा, जो अर्थक्वेक आता है इस अर्थक्वेक से वेव चलती हैं, इन वेव्स को जो रिकॉर्ड करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अपन सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड द रीचेस वेव द सरफेस, अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ इज गिवन 3.1। ये देखो ये बना हुआ है सिस्मोग्राफ। तो ये सिस्मोग्राफ है, अराइवल टाइम दिया हुआ है, देखो पी वेव जो सबसे पहले पहुंचेंगी, एस वेव, सरफेस वेव, ये सारा कुछ है। ठीक है, अच्छा सरफेस, फिर से बताता हूँ, बॉडी वेव जो है थोड़ा सा ध्यान से करिए। बॉडी वेव जो है इसको टू पार्ट्स में बांट देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में। और जो सरफेस वेव है जो सरफेस पे पहुंचती है, तो सबसे पहले पी वेव्स पहुंचेगी, फिर सेकेंडरी वेव्स पहुंचेगी और फिर आपकी सरफेस वेव। पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस। बेटा इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझने की कोशिश करना। एक बार जो मैंने बताया है उसको फिर से फेल लेना। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अर्थक्वेक जहाँ ओरिजिन होता है वो फोकस कहलाता है, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। जब ये फोकस पॉइंट के जस्ट ऊपर, यानी सबसे नियरेस्ट जो पॉइंट है सरफेस, नियरेस्ट पॉइंट एट द सरफेस, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, सिस्मिक वेव चलती हैं जिनको आप सिस्मोग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे वेव्स आती हैं जो इसमें दिखा रखा है। इन वेव्स को टू पार्ट्स में बांट दिया, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को टू पार्ट्स में बांट दिया, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव। ये ज्यादा ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं करती हैं। जब बॉडी वेव्स
का इंटरेक्शन होता है सरफेस से, और सरफेस पे भी किससे, रॉक्स वगैरह से, तो ये सरफेस वेव्स कहलाती हैं। सरफेस वेव जो है यही डिस्ट्रैक्शंस करती है, नुकसान करती हैं। और जो सरफेस वेव्स हैं ये मटेरियल के अकॉर्डिंग इनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाती है, ठीक है। नॉट द each represent different type of wave pattern. Earthquake waves are basically of two type: body wave, surface wave. Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all direction. आ गया, ये यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से सारी डायरेक्शन में ये फैल जाती है। ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, हैंस द नेम बॉडी वेव। ये अर्थ की बॉडी में से होकर गुजरती हैं इसलिए ये बॉडी वेव्स कहलाती हैं। वो सरफेस पे पहुंचती हैं इसलिए वो सरफेस वेव्स कहलाती हैं। द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव कॉल्ड सरफेस वेव। दीज वेव मूव अलोंग द सरफेस। ये सरफेस के ऊपर चलेंगी, ये चारों तरफ नहीं जाएंगी, ऑल डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, सिर्फ सरफेस पे चलती है, इसलिए इनको सरफेस वेव्स बोलते हैं। These waves moves along the surface. The velocity of the waves change as they travel through material with different density. जब इनकी जो वेलोसिटी है डिफरेंट मटेरियल से होके जब गुजरती है ये, तो इनकी वेलोसिटी भी चेंज होती चली जाती है। The denser the material, the higher is the velocity. Their direction also change as they reflect or divert, refract when coming across material with different density. रिफ्लेक्ट वगैरह भी हो जाती हैं। These are two types of body waves. They are called P waves and S waves. P का फुल फॉर्म हो गया प्राइमरी, S का मतलब हो गया सेकेंडरी। These primary waves, the primary waves are similar to sound wave. ये साउंड वेव्स के सिमिलर होती हैं और ये सभी में से होके मूव कर सकती हैं, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस हो। ध्यान रखना, सॉलिड लिक्विड गैस से ये मूव कर जाती है, साउंड वेव्स होती हैं। एस वेव जो होती है इसे अब सॉलिड में से गुजरती हैं, लिक्विड से ये डाइवर्ट हो जाती है। तो अब इन वेव्स को देखो, ये वेव्स चली, वेव चलने के बाद में पहले प्राइमरी वेव्स आई जो सॉलिड लिक्विड गैस सब में से होके गुजर जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होती है, जैसे मैंने कहा ये मटेरियल से जैसे ही गुजरेंगी तो उनसे टकराने के बाद में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। तो जैसे ये पी वेव्स आई, ऐसे आई, लेकिन ये यूं टकरा गई, यूं टकराने के अपन को सिस्मोग्राफ पे इनकी ऐसे पोजीशन दिखाई देगी जिससे पता चलता है कि अर्थ सरफेस के अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल। क्लियर है? अच्छा, सेकेंडरी वेव जो है ये सॉलिड में से पास हो सकती है, लिक्विड में से पास नहीं हो सकती। तो सपोज कीजिए अपनी अर्थ सरफेस पे, जैसे हमने कहा क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो हमने ये कह रहे हैं जो मेंटल है ये लिक्विड फॉर्म में अंदर। अब क्या होता है, जिसमें से जैसे ही एस वेव यहां से गुजरेगी तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लिक्विड है, हमारे अर्थ सरफेस का जो इनर पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है। समझ में आया? फिर से समझ लो, पी वेव जो है सॉलिड लिक्विड गैस से होकर गुजर सकती हैं, लेकिन जब ये गुजरती हैं, मूव करती हैं, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने की वजह से ये अप एंड डाउन ये कर्व बन जाता है। जो यह बताता है साइंटिस्ट, इससे ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि अर्थ हैज ए डिफरेंट लेयर, यहाँ पे डिफरेंट लेयर में से गुजरती है, ठीक है। सेकेंडरी वेव जो है ये सॉलिड में से गुजर सकती है लेकिन लिक्विड में से नहीं गुजर सकती। तो लिक्विड में आने के बाद में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये भी प्रेजेंट करता है कि हमारी अर्थ सरफेस का इनर पोर्शन है वो लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? चलते हैं। टी वेव्स जो है साउंड वेव्स की, दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। एस वेव्स अराइवल एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। एस वेव थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा रुक कर आती हैं। These are called secondary waves. An important fact about S wave is that they can travel only solid material. ये solid material में से गुजर सकती, बाकी मटेरियल में से नहीं गुजर सकती। इसीलिए एस वेव जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट इज हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस एस वेव की वजह से अर्थ का
इंटीरियर स्ट्रक्चर अपन आसानी से समझ सकते हैं। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रीबाउंड where refraction make waves move in different direction. The variation in the direction all waves are inferred with the help of their record on seismography. ये जो सारा मूवमेंट है ये सिस्मोग्राफ के ऊपर आ जाता है। देखो ऊपर नीचे आ रहा है ना ऐसे ऐसे का, तो वो डिफरेंट मटेरियल में से होके आ रहा है। The surface waves are the last to report on seismograph. सबसे पहले P waves आई, S wave और सबसे बाद में ये आपकी सरफेस वेव्स आ गई। ठीक है, ये सबसे एंड में रिपोर्ट करती हैं। दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा नुकसान यही करते हैं। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एंड हेल्प द कोलैप्स ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। अब ये और समझा देते हैं आपको। अब एक चीज और, प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अब पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में बताते हैं। जब पी वेव्स चलती हैं तो इसके रास्ते में कोई भी मटेरियल आता है तो ये उसके अंदर कंपन पैदा कर देती है, वाइब्रेशन पैदा कर देती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा वाइब्रेशन, कभी आपने रेल की पटरी पे टर्न करना, आवाज लगाते हैं, बहुत आगे से वाइब्रेशन आपको आता हुआ दिखाई देता है। तो बिल्कुल पी वेव्स ऐसा वाइब्रेशन पैदा करती हैं। टर्न कैसा करेंगे तो वो यहाँ से वहां तक एक मटेरियल को। जो एस वेव्स हैं, मतलब पी वेव्स जो हैं ये वाइब्रेशन पैदा करके पैरेलल चलती हैं, और जो एस वेव्स हैं ये प्री पेंडिकुलर चलती हैं, जिसकी वजह से क्रस्ट और ट्रो बनते हैं। इनको क्रस्ट बोलते हैं नीचे वाले हिस्से को, ट्रो ऊपर वाले हिस्से को बोला। ये क्रस्ट कहलाएगा और ये ट्रो कहलाएगा। इसी तरह ही अपन सी वाले पोर्शन में भी इसको पढ़ेंगे। क्लियर है, समझते हैं। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव ट्रेवल इन डिफरेंट मैनर। डिफरेंट अलग अलग प्रकार की जो वेव्स होती हैं ये अलग अलग प्रकार का सिस्टम पैदा करती हैं। एज दे मूव और प्रोपोगेट दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक थ्रू विच दे पास। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। एज अ रिजल्ट इट क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्कीज ऑफ द मतलब मटेरियल के अंदर घुस जाती हैं, ऐसे घुस गई तो इनमें वाइब्रेशन पैदा करेंगी। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट प्री पेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। प्री पेंडिकुलर मतलब अप एंड डाउन में 90 डिग्री, यूं सीधी ना चल के ये प्री पेंडिकुलर ऊपर नीचे चलती जाती है। ठीक है, वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, हैंस दे क्रिएट ट्रो एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। सरफेस वेव आर कंसीडर्ड टू बी मोस्ट डैमेजिंग वेव। अब है इमरजेंस ऑफ शैडो जोन। अब ये शैडो जोन, अब आप समझ लो शैडो जोन क्या है। बेटा शैडो जोन क्रिएट शैडो जोन, शैडो जोन्स। शैडो जोन मतलब छाया क्षेत्र बनता है। छाया क्षेत्र आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूं। आप लेते हैं शैडो जोन। शैडो जोन मतलब छाया। देखो क्या होता है, देखो मैं बताऊं, ये अपनी बेटा तो समझना टफ नहीं है। अब ये सारा का सारा ज्योग्राफी पूरा ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम है, समझने की कोशिश करना, जहां नहीं आए वहां से। अब देखो, अगर यहाँ पे अपन ने क्या है, सिस्मोग्राफ जो है अपनी अर्थ सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लगा रखे हैं ताकि वो इन वेव्स को कंसीडर कर सके। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए यहां से हमने पी वेव्स डाली। क्या डाली? पी वेव। तो पी वेव्स डाली तो ये देखो ये ऐसे आएंगी, आ गई पी वेव। अच्छा, पी वेव्स आएंगी तो ये इस वाले रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कुछ, मतलब ये सीधी मैंने बनाई है, ये सीधी नहीं है, क्योंकि ऐसे टकराने के बाद ऐसे टकराने के बाद हो सकता है इधर भी आ जाए, टकराने के बाद में कोई इधर भी आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और हो सकता है कोई टकराने के बाद में ऐसे ऐसे करते हुए भी यूं सीधी निकल जाएंगी। समझ में आ रहा है? फिर से समझो, ऊपर से जब पी वेव्स आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगी डिफरेंट मटेरियल। अब जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल, अब मैंने पी ऐसे भेजी, वो रिफ्लेक्ट होगी तो इधर भी हो जाएगी और इधर भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरे किसी मटेरियल मैंने ऐसे वेव्स डाली, वो रिफ्लेक्ट हो गई। ये मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ये वेव्स हमने डाली, ये रिफ्लेक्ट हो गई, किसी मटेरियल में रिफ्लेक्ट हो गई, दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्ट हो गई। फिर हो सकता है अगले मटेरियल में ये फिर यूं रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, फिर ये हो सकता है यूं रिफ्लेक्ट हो जाए।
तो इस टाइप से रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस टाइप की शेप बनती है कि कुछ वेव्स जो है यहां निकल गई, कुछ वेव्स यहां से निकल गई और कुछ वेव्स यहां से निकल गई रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो जिस एरिया से यह वेव्स नहीं निकली उसी एरिया को हम शैडो जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैडो जोन। ये चीज समझ में आ गई? शैडो जोन बोलेंगे। तो यह जो शैडो जोन है ये 150 से 145, इसी तरह 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में ये शैडो जोन बनता है। तो पी वेव्स का शैडो जोन कम है। अब देखो, पी वेव्स मटेरियल से निकल भी गई, सॉलिड लिक्विड गैस अगर सरफेस में था तो निकल भी गई, साइड में भी गुजर गई, और ये वाला शैडो जोन है। तो पी वेव्स जो है शैडो जोन कम बनाती हैं। तो ये पी वेव्स डालेंगे तो यानी कि यह शैडो जोन शो करता है कि यहाँ पे डिफरेंट लेयर है। ये चीज समझ में आ गई? फिर चलते हैं, अब अपन चलते हैं एस वेव्स की तरफ। अब एस वेव्स जो है वो क्या करेगी? सॉलिड में से गुजर जाती है, लिक्विड में से नहीं गुजरती। तो वो एज इट इज इस टाइप से वो आती है। देखो, वो इस टाइप से यूं डाला, वो यहां से नहीं निकली, बस यूं रिफ्लेक्ट होके निकल जाती है। तो इनका जो शैडो जोन है वो 105 से 105 के बीच में बनता है। ये लो, इनका शैडो जोन ये है। तो एस वेव्स का शैडो जोन बड़ा है। तो ये एस वेव्स का शैडो जोन बताता है कि अर्थ का नीचे वाली ये वाली जो लेयर है 105 यहाँ पे इसके बीच में कोई लिक्विड फॉर्म थी, इस वजह से। बेटा नहीं समझ में आया तो फिर पूछना, मैंने बिल्कुल सीधी सीधी बात करी है। ठीक है, अब अपन को पढ़ लेते हैं एमरजेंस ऑफ शैडो। Earthquake waves get recorded in seismograph located at far off location। मतलब जो हमने सिस्मोग्राफ है डिफरेंट लोकेशन पे हमने डाल रखे हैं, तो जब वेव्स आती हैं तो सिस्मोग्राफ उन वेव्स को रिकॉर्ड कर लेता है। हमने सिस्मोग्राफ को यहाँ पे भी रखा हुआ है, इस वाली डिग्री पे भी रखा हुआ है, इस डिग्री पे भी रखा, पूरे अर्थ में रखे हुए हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में नहीं, शैडो जोन में नहीं बनता है। चल, However, there exists some specific area where the waves are not recorded। कुछ स्पेसिफिक एरिया में यह वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती हैं, यानी कि भूकंप के झटके लेकिन भूकंप के झटके तो हर जगह दिखाई देते हैं, लेकिन बॉडी वेव जो है कई जगह रिपोर्ट नहीं करती हैं। ध्यान रखना, सरफेस वेव वहां पहुंच जाती है लेकिन बॉडी वेव्स वहां नहीं पहुंचती। नहीं पहुंचने का मतलब है वहां पे मटेरियल अलग अलग है। ठीक है, जहां जिस एरिया में ये रिपोर्ट नहीं करती है, सच ए जोन इज कॉल्ड द शैडो जोन। द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिवील दैट फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिट एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट जोन। अलग अलग जोन बनाती हैं, फिगर में देख लिया। The P and S wave, it was observed that seismograph located at any distance within 105 degree from the epicenter। epicenter कौन सा हो गया? जो सरफेस के ऊपर मिलेगा वो एपिसेंटर है। फोकस से नियरेस्ट पॉइंट जो है अर्थ सरफेस पर, इट इज नोन एज एपिसेंटर। ठीक है, द सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड, इतना पूरा समझाई दिया। नीचे आ जाते हैं, पढ़ लेना इनको, कोई भी दिक्कत हो आप तो। अब लेते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। जो अब हमारे अर्थक्वेक हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे अर्थक्वेक देखो कई वजह से आते हैं। एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अर्थक्वेक या टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आते हैं। कई बार न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो भी आ जाते हैं। जिन एरिया में अपन लोग डैम्स बनाते हैं उन एरिया में भी अर्थक्वेक जो है वो ज्यादा आते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी अर्थक्वेक आ जाते हैं। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी की वजह से भी अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो अर्थक्वेक आने के 5 रीजन है। 1 2 3 4 5। वॉल्केनिक एक्टिविटी, माइनिंग कर रहे हैं, अर्थक्वेक आ जाता है। माइनिंग में अर्थक्वेक कैसा था? सपोज कीजिए अपन ने ये सरफेस है यहाँ पे अपन ने माइनिंग करी, ऐसे टनल बना के काम कर रहे हैं और अपन यहाँ निकल रहे। कई बार क्या होता है ये सारी मिट्टी नीचे आ जाती है, तो ऐसा फील होता है बहुत बड़ा एरिया में मिट्टी एकदम गिरेगी तो अर्थक्वेक ओरिजिन हो जाते हैं। ठीक है, डैम्स की वजह से, रिजर्व एरिया की वजह से। रिजर्व एरिया की वजह से कैसे आते हैं? ये बहुत बड़े एरिया में वाटर को स्टोर करके रखते हैं।
ठीक है, बहुत बड़े वाटर एरिया में तो जो वाटर की जो वेट है वो पूरा अर्थ सरफेस पे लग रहा है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, यहाँ से पानी आ गया और यहाँ से पानी जो है रिस रिस के जमीन के नीचे भी जाता रहता है। सुना होगा आपने, पानी जो है नीचे जाता रहता है। तो नीचे जाने की वजह से अगर वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें हैं तो वो वाटर के साथ में डिजोल्व हो जाती हैं। डिजोल्व होने के बाद में वो जो रॉक थी वो रॉक वहां से खत्म हो जाएगी और वो पूरा का पूरा जो लेयर थी वो नीचे दम दे नीचे जाएगी। कई बार आपने देखा होगा रेनी सीजन में कई जगह पे जो अर्थ है वो नीचे धस जाती है, तो वो इस कैसे धस गई, ऐसे धस गई कि नीचे का जो मटेरियल था वो वहां से वॉश आउट हो गया। वॉश आउट होने की वजह से वो सारा मटेरियल नीचे आ गया। ठीक है, तो न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से जैसे हमने पोखरण में किया था, परमाणु एटॉमिक टेस्ट किया था, उस वजह से आ गया, और टेक्टोनिक प्लेट की वजह से। समझ गए, अर्थक्वेक जो है 5 रीजन की वजह से आता है। पढ़ते हैं। The most common ones are the tectonic earthquake. These are generated due to the sliding of rock along a fault plane. जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो ये आ जाता है। Special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as volcanic earthquake. However, they are confined to area of active volcano. हालांकि volcanic activity वही होगी जहाँ पे active volcano है। Dead volcano भी होते हैं जो पहले कभी थे और अब वो खत्म हो गए हैं। In some area, mining activity, roof of underground mines collapse cause minor tremors. थोड़ा सा हल्का सा कंपन सा हो रहा है। Ground shaking may also occur due to the explosion of chemical or nuclear device. Such tremors are called explosion earthquake. Nuclear test वगैरह करते हैं। Earthquake that occur in the area of large reserve area में भी होता है। देखो वापस P waves S waves समझ लो। ये देखो, ये हमने आरसी डाली, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में पी वेव्स ऐसे निकल गई। कुछ पी वेव्स लिक्विड में से डाइवर्ट होने के बाद भी नीचे निकल गई है। इनका शैडो जोन ये रहा, और एस का शैडो जोन ये इसके नीचे से नहीं निकली, बस ये यहीं रिफ्लेक्ट होकर यहीं सारी निकल गई। जैसे गन वगैरह चलाते हैं अपन किसी जमीन उसके ऊपर, सीमेंटेड रीजन हो तो गन की गोली यहाँ मारो तो ये यहाँ लग के यहाँ से टकरा जाएगी, इसको चेंज नहीं कर पाएगी। तो एस वेव जो है वो साइड से निकल जाती है, इसको लिक्विड फॉर्म से नहीं निकल पाती। अब है इफेक्ट ऑफ द मेजरिंग अर्थक्वेक। अच्छा, अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? जैसे हमने आपको बताया सिस्मोग्राफ जो है अपन लोग लगा के रखते हैं, सिस्मिक वेव चलती हैं और अर्थक्वेक को रिएक्टर स्केल में मेजर करते हैं, और इनका नंबर होता है 0 to 10, 5, 6, 4, 5 तक ये दिक्कत नहीं करती हैं, लेकिन इसके ऊपर ही ज्यादा दिक्कत कर देती हैं। अब है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या होता है ये तो आप सब जानते ही हैं। लैंड स्लाइड भी हो जाता है, बिल्डिंग वगैरह की जाती है, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हो जाते हैं। पढ़ते हैं, देखो तो आपका ये इफेक्ट हो। ग्राउंड शेकिंग, अर्थ हिलेगी, डिफरेंट ग्राउंड सेटलमेंट, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड, जमीन या कीचड़ वगैरह वो चल पड़ेगा। सॉयल लिक्विफेशन, मतलब सॉयल किसी सॉल्यूशन में मिल गई तो। ग्राउंड लर्चिंग, एवालेंचेस मतलब हिमस्खलन, जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह होती है, सॉरी ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जब वो चलती है उनको एवालेंचेस बोलते हैं। जैसा आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में भी देखते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स रहते हैं, फिर वहाँ पे कोई आवाज कर देते हैं, चाहे शूट करें तो सारे मटेरियल नीचे आ जाता है, तो उनको एवालेंचेस बोलते हैं। ठीक है। सुनामी, सुनामी का मतलब होता है जब अर्थक्वेक ओशियंस के अंदर आता है, सी के अंदर आता है, पानी के अंदर आता है, तब ये सुनामी बन जाता है। और जब ये अर्थक्वेक वाटर के अंदर आता है तो ये उसको सुनामी बोलेंगे। और जब यह जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, इस जगह अर्थक्वेक आ गया, तो यहाँ से ये लेयर ऐसे ऐसे चलेंगी, और जब ये लेयर कोस्टल रीजन पे पहुंचेंगी तो ये और बड़ी होती चली जाती हैं। तो ये सी में इतना नुकसान नहीं करती हैं, ये कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान आपके करती हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक ऑक्यूरेंस, ये पढ़ लेते हैं। चलो नीचे आ जाते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक में।
द फर्स्ट 6 लिस्ट अबाउ हैव सम बेयरिंग अपॉन लैंडफॉर्म्स हैं, मैग्नीट्यूड, सफिशिएंट हाई, सुनामी, वेव, पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल हजार्ड, अर्थक्वेक नेचुरल कैलेमिटीज में आता है। इट इज ए ट्रेमोर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टेक प्लेस, इट कैन कॉज हैवी डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ people, however not all the part of the globe necessarily experience major shock। हालांकि पूरी अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आता है अर्थक्वेक, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का कोई सेंटर पार्ट है उसमें नहीं आएगा, वो तो जॉइंट वाले हिस्सों में ज्यादा आता है। वी शैल बी डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक विद सम डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे हैं। नोट दैट earthquake of high magnitude 8+ are quite rare, बहुत कम आता है 8+। they occur once in 1 to 2 year, those of tiny types occur almost every year। छोटे मोटे earthquake जो हैं वो चलते रहते हैं। अब आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। इसका जो अपर लेयर है वो क्रस्ट लेयर है, अपर लेयर है वो क्रस्ट लेयर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो अब दोबारा से क्रस्ट के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। क्रस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। अच्छा, अब अपन जो क्रस्ट लेयर है उस क्रस्ट लेयर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये मैं आपको कुछ बना रहा हूं, ये समझो। तो ये तो हो गया अपना सी फ्लोर, सी फ्लोर, ठीक है। ये हो गया प्लेन, ठीक है। और ये हो गया माउंटेन, ठीक है। तो जो हमारी सी फ्लोर से मतलब क्रस्ट जो है कहां तक फैली हुई है, ये देखो, ये ठीक है। तो सी फ्लोर से जो क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर है, प्लेन से 30 किलोमीटर है, और माउंटेन से 70 किलोमीटर है। समझ में आ गया। सी फ्लोर से अगर अपन अर्थ क्रस्ट में जाएंगे तो 5 किलोमीटर तक ये अपनी अर्थ क्रस्ट है, उसके बाद में दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है। प्लेन से अगर कंसीडर करते हैं तो 30 किलोमीटर के बाद में, और ये 70 किलोमीटर के बाद में अपनी अर्थ क्रस्ट खत्म हो जाती है। और ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज ब्रिटल इन नेचर। भंगुर है मतलब कि छोटे मोटे टुकड़ों में टूटी हुई मिट्टी है, ऐसे कर लो आप, भंगुर हो जाए। द ब्रिटल मतलब भंगुर टाइप। The thickness of the crust varies under the ocean and continental area. Oceanic crust is the thinner as compared to the continental crust. That means thickness of the oceanic crust जो है 5 किलोमीटर, where that of the continental is around 30। प्लेन से यानी कि अर्थ सरफेस से ये 30 किलोमीटर है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरिया ऑफ द मेजर माउंटेन। जहाँ मेजर माउंटेन है वहां पे 70 किलोमीटर थिकनेस है इसकी, हिमालयन रीजन वगैरह में आ जाता है। इट इज मेड अप ऑफ द हेवियर रॉक्स हैविंग डेंसिटी 3 ग्राम सेंटीमीटर। ये डेंसिटी का मेजरमेंट है। The type of rock is found in the oceanic crust is basalt। अच्छा सुनो, जो इसमें दिया रखा है डेंसिटी, अब जैसे जैसे अपन अर्थ के नीचे जाएंगे क्रस्ट मेंटल कोर में ये डेंसिटी जो है बढ़ती जाएगी। मेंटल ले लेते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। ये देखो, ये यहाँ पे आ जाओ आप, इस मैप को समझ लो पहले, ये रहा, ठीक है। तो क्रस्ट लेयर जो है 0 to 100 किलोमीटर थिकनेस है इसकी, कहीं ज्यादा है कहीं कम पे भी है। फिर 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। फिर मेंटल को भी अपन ने 2 पार्ट्स में, आउटर मेंटल, इनर कोर और आउटर कोर, ये देखो सारा दिया हुआ है। क्लियर है, समझ आ गया। ढंग से देखो, ये लेयर वगैरह दे रखी है यहाँ पे। प्रोपोर्शन द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड, मतलब क्रस्ट के नीचे कहां तक, क्रस्ट से 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया वो मेंटल के अंदर आता है। जो अपर पोर्शन है मेंटल का उसको एथेनोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, एथेनोस्फेयर कहते हैं। द वर्ड एस्थेनो मीन्स वीक, वो थोड़ा सा कमजोर है। द वर्ड एस्थेनो मीन्स वीक, इट इज कंसीडर्ड टू बी एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर। अप टू, जैसे ये क्रस्ट हो गया, इस क्रस्ट के नीचे चलते हैं 2900 किलोमीटर तक अपनी मेंटल है, और मेंटल जो 2900 तक है ये भी 2 पार्ट्स में बटी हुई है। अपर वाली जो लेयर है इसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, ये 400 किलोमीटर तक है। क्लियर है, चलते हैं। इट मीन्स
sources of magma that find its way to the surface during volcanic eruption, it has density higher than the crust. इसकी जो डेंसिटी है वो हायर, मैंने कहा जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। The crust and the uppermost part of the mantle are called lithosphere. Its thickness range from 10 to 200 km. The lower mantle extends beyond the atmosphere. It is in the solid state. अब ले लेते हैं कोर। As indicate earlier that earthquake waves velocity have to understanding the accident of core of the earth. अपन ने जो एस वेव्स थी उसकी वजह से अपन पता लगा सकते हैं कि अपनी अर्थक्वेक जो है नीचे अपनी अर्थ सरफेस जो है नीचे से लिक्विड फॉर्म में है। The core mantle boundary is located at the depth of 2900 किलोमीटर। जो कोर है वो 2900 किलोमीटर से लेकर नीचे तक वो याद रखती है। The outer core is in liquid state while the inner core in the solid state। अच्छा, मैंने आपको क्रस्ट बता दिया, क्रस्ट के बाद में मेंटल, मेंटल के बाद में कोर आ गई, ठीक है। ये देखो मैं समझा रहा हूं, ये तो होगी क्रस्ट, ये आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड फॉर्म में है, ध्यान रखना, इसमें है लिक्विड फॉर्म में। और वही वाली बात, जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेंसिटी मटेरियल की बढ़ती जाएगी। आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट व्हाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। अच्छा, ये क्या है? ये एक साइंटिफिक मेथड है कि किसी मटेरियल को जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, नीचे जाने पर वो मटेरियल जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने के बाद में वो मटेरियल पिघल जाएगा, हीट की वजह से वो मटेरियल पिघल जाएगा, इसकी वजह से हमारा लिक्विड है। अच्छा, फिर दूसरा आता है, सर ये लिक्विड तो समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद में फिर सॉलिड कैसे आ गया? तो कहते हैं लिक्विड को भी और भी ज्यादा हीटअप करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। इसको मेरे से अच्छे साइंस टीचर बता सकते हैं, ज्योग्राफी टीचर हैं अपन लोग, अपन इतना ही बता देते हैं, फिर से समझ लो। जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाएंगे, डेप्थ पे जाएंगे, मटेरियल जो है टेम्परेचर जो है और प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। और भी नीचे जाएंगे और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। चलते हैं। The density of material at the mantle core bounded is around 5 gram per centimeter cube in the center of the earth at 6300 किलोमीटर। The density जो है और भी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि नीचे जाते जाएंगे तो वो बन जाएगा। The core is made up of the very heavy material mostly constituted by nickel and iron. It is sometimes referred to the Nife। निकल और निफे। अच्छा सुनो, मैं एक चीज बताना भूल गया, तुम्हारी बुक में भी नहीं है, दोनों अब बता देता हूं। अब सुनो, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो कोर को तो कहते हैं नीफे, क्योंकि यहाँ पे निकल और फेरस है। इसको सियाल बोलेंगे, सियाल, और इसको कहेंगे सीमा। ध्यान रखना, सियाल, सीमा और नीफे। यानी कि क्रस्ट में सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम ज्यादा मिलेगा, मेंटल में सियाल प्लस मैग्नीशियम है ये ज्यादा मिलेगा, और कोर में नीफे। ध्यान रख लेना, मैंने बता दिया तो मैं एमसीक्यूज में दे सकता हूं, हमारी बुक में नहीं था, एक्स्ट्रा बता दिया। वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, ये वाला टॉपिक रह गया, अब अपन इस टॉपिक को कल ले लेंगे। चाहो तो मैं एक हल्का सा रिवीजन कराने की कोशिश कर लेता हूं। जैसे अपना अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के नीचे का अपन को कैसे पता है, इसके लिए अपने पास में कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। डायरेक्ट सोर्सेज में हम लोग ने ड्रिल सिस्टम से पता किया, वॉल्केनिक एक्टिविटी से पता किया कि नीचे क्या मटेरियल है। इनडायरेक्ट रिसोर्सेज में क्या आ गए? मीटेरोइड्स आ गए हैं, मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल पावर वगैरह की वजह से अपन पता लगा सकते हैं। डेंसिटी जो है मटेरियल की अलग अलग आ रही है, उससे पता लगा सकते हैं कि नीचे का मटेरियल जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर है। फिर अपन आ जाते हैं अर्थक्वेक के ऊपर। भाई ये अर्थक्वेक कैसे ओरिजिन होते हैं? अर्थक्वेक जो है ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से,
न्यूक्लियर टेस्ट करने की वजह से, माइनिंग एक्टिविटी है, रिजर्वेयर की वजह से ये अर्थक्वेक ओरिजिन होते हैं। जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ है उसको फोकस बोलेंगे। दूसरा जो नेम है हाइपोसेंटर है, हाइपोसेंटर और फोकस। और हाइपोसेंटर और फोकस से पॉइंट से जो नियरेस्ट पॉइंट जो है सरफेस की तरफ, वो कहीं पे भी हो सकता है, उसको अपन एपिसेंटर बोलेंगे। अर्थक्वेक जब ओरिजिन होता है तो 2 टाइप्स की वेव चलती हैं, बॉडी वेव्स और एस वेव्स बोलते हैं, सॉरी बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स बोलते हैं। बॉडी वेव्स को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सबसे पहले पहुंचती है, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से होके गुजर जाती है, ठीक है। एस वेव जो है ये लिक्विड में से होके नहीं गुजरती हैं। और सरफेस वेव, जब ये बॉडी वेव सरफेस पे पहुंचती हैं, सरफेस से किसी मटेरियल से इंटरेक्ट करती हैं तो ये सरफेस वेव हो जाती हैं। फिर ये सरफेस पे ही चलती हैं, फिर अर्थ के नीचे नहीं आती हैं ये, और ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। जब एस पी वेव मटेरियल में से गुजरती है तो वाइब्रेशन पैदा करती हैं, पैरेलल चलती हैं। एस वेव जो है यह जब चलती हैं तो ये प्रीपेंडिकुलर चलती है, ट्रॉ और क्रस्ट बनाती है। जैसे जैसे जितना मटेरियल डेंसली हो जाएगा तो इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और मटेरियल लेस डेंस होगा तो वेलोसिटी इनकी कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर एमर्जेंस होता शैडो वेव्स। शैडो वेव्स तो प्राइमरी वेव्स का और सेकेंडरी वेव्स का अपन ने शैडो जोन बना दिया। पी का 105 से 145 डिग्री तक रहता है, जबकि एस वेव्स का 105 से 105 के बीच में बना रहता है, ठीक है। अर्थक्वेक के इफेक्ट्स बता दिए आपको, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बता दिया, क्रस्ट कहाँ तक फैली हुई है, क्रस्ट का अपन ने बता दिया। लिथोस्फीयर जो है ये 200 किलोमीटर तक फैली हुई है। मेंटल जो है ये 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है नीचे सरफेस के। और मेंटल के बाद में कोर आ जाती है। कोर में जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में, जबकि इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे मटेरियल की डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है? ओके, गुड डे, बाय।